आर यू होल्डिंग जोमेटो, वरुण बेवरेजेस और फेडरल बैंक? क्योंकि इनके आए हैं शॉकिंग Q4 रिजल्ट्स और कुछ नंबर्स ने तो हिला के रख दिया। जोमेटो ने ब्लिंकिट के साथ फुल स्पीड में दौड़ लगाई, वरुण बेवरेजेस ने पेप्सी की फिज के साथ प्रॉफिट्स में जंप मारा और फेडरल बैंक ने अपनी स्टेडी ग्रोथ स्टोरी को और मजबूत बनाया। अगर आप इनमें से किसी में भी इन्वेस्टेड हो तो ये एनालिसिस एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, एंड में मार्केट की हालचाल का भी एक तीखा अपडेट मिलेगा। इटर्नल लिमिटेड, जैसे आप जोमेटो के नाम से जानते हैं, कंपनी ने अपने Q4 FY25 का रिजल्ट्स कल डिक्लेयर किए हैं। कंपनी के ऑपरेशंस 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फूड डिलीवरी, ये एक फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जहां कस्टमर्स आसपास के रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा है क्विक कॉमर्स, ब्लिंकिट के थ्रू 10-15 मिनट्स में फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे आइटम्स की सुपरफास्ट डिलीवरी होती है। तीसरा गोइंग आउट, डिस्ट्रिक्ट ऐप के जरिए लोग रेस्टोरेंट्स डिस्कवर कर सकते हैं, डाइन आउट के लिए बुकिंग करते हैं और इवेंट्स एंड आउटडोर एंटरटेनमेंट के लिए टिकट्स ले सकते हैं। और चौथा B2B, जो हाइपर प्योर है। ये सेगमेंट रेस्टोरेंट्स को और दूसरे बिजनेसेस को फ्रेश और हाई क्वालिटी फूड इंग्रेडिएंट्स और एसेंशियल प्रोडक्ट्स डायरेक्ट सप्लाई करता है। FY25 में सबसे ज़्यादा ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू या GOV का कंट्रीब्यूशन फूड डिलीवरी सेगमेंट से आया है। क्योंकि इटर्नल का GOV का सबसे बड़ा हिस्सा फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स सेगमेंट्स है, हम अपना फोकस इन दोनों सेगमेंट्स के परफॉर्मेंस एनालिसिस पर रखेंगे। लेकिन इन सेगमेंट्स के रिजल्ट्स एनालाइज करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझना ज़रूरी है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू या AOV, ये बताता है कि एक ऑर्डर का एवरेज वैल्यू कितना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कंपनी का टोटल ऑर्डर वैल्यू 100 रुपीज़ है और टोटल 4 ऑर्डर्स हुए तो AOV होगा 25 रुपये। मंथली ट्रांजैक्शन कस्टमर्स या MTUs, इसका मतलब है कितने यूनिक कस्टमर्स ने एक महीने में कम से कम एक ऑर्डर प्लेस किया। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू या GOV, ये टोटल पैसे होते हैं जो यूजर्स ने प्लेटफॉर्म पे फूड ऑर्डर करते वक्त खर्च किया है। बेसिकली ये AOV और MTU का मल्टीप्लिकेशन है। इसीलिए अगर इटर्नल को अपना GOV बढ़ाना है, या तो हर ऑर्डर का एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा या फिर ज़्यादा लोगों को हर महीने ऑर्डर से प्लेस करवाने पड़ेंगे। सिंपल शब्दों में, GOV तब बढ़ता है जब या तो लोग ज़्यादा स्पेंड करते हैं या ज़्यादा ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। इसीलिए एज एन इन्वेस्टर GOV, AOV और MTU, इन तीनों मैट्रिक्स पर नज़र रखना ज़रूरी है। अब चलिए इटर्नल लिमिटेड के Q4 रिजल्ट्स का एनालिसिस शुरू करते हैं। ब्लिंकिट का GOV स्ट्रॉन्ग ग्रो हुआ, जिसका मेन रीज़न था 29% क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जंप इन MTU। लेकिन इस ग्रोथ को थोड़ा ऑफसेट किया लो AOV ग्रोथ ने, जो शायद सीजनल फैक्टर्स की वजह से हुआ। एक और पॉजिटिव ये था कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन थोड़ा इंप्रूव हुआ। एडजस्टेड EBITDA मार्जिन हावेवर थोड़ा गिर गया। ये इसीलिए हुआ क्योंकि ब्लिंकिट एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। सिर्फ Q4 में ही 294 नए डार्क स्टोर्स ऐड किए गए, जो एक रिकॉर्ड है। असल में पूरे नेटवर्क का 40% स्टोर्स या टोटल 1301 लास्ट 2 क्वार्टर में ही ओपन हुए हैं। और क्योंकि ये नए स्टोर्स अभी फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, ये मार्जिन्स को नीचे खींच रहे हैं। ऊपर से नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मार्केटिंग स्पेंड भी बढ़ गया है। आगे देखते हुए मैनेजमेंट का ये कहना है कि क्विक कॉमर्स सेगमेंट में कंपटीशन और बढ़ेगा, इसीलिए मार्केटिंग एक्सपेंसेस हाई ही रहेंगे, जिसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म लॉसेस कंटिन्यू हो सकते हैं। इटर्नल का फूड डिलीवरी सेगमेंट ने Q4 FY25 में 1.4% QOQ डिक्लाइन के साथ GOV रिपोर्ट किया। GOV ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि डिमांड वीक थी और डिलीवरी पार्टनर्स की कमी भी रही। साथ ही जोमेटो ने 19,000 रेस्टोरेंट्स को डीलिस्ट किया कंप्लायंस और क्वालिटी इश्यूज़ की वजह से। इसके अलावा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एक दिन कम वर्किंग डे होने का भी इफेक्ट पड़ा, जिससे फूड डिलीवरी ग्रोथ पर अप्रॉक्सीमेटली 2% का नेगेटिव इम्पैक्ट आया। Q4 में इटर्नल की रेवेन्यू 64% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुई है, लेकिन EBITDA और नेट प्रॉफिट दोनों शार्पली गिरे। प्रॉफिटेबिलिटी का ये गिरना मेनली इसीलिए हुआ है क्योंकि कंपनी ने ब्लिंकिट में इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी बढ़ा दिए। ब्लिंकिट के नियर टर्म में ब्रेक इवन होने की उम्मीद कम है क्योंकि क्विक कॉमर्स सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ने के चलते मार्केटिंग और नए डार्क स्टोर्स पर खर्चा हाई रहने वाला है। फूड डिलीवरी सेगमेंट की परफॉर्मेंस हावेवर स्टेबल रही है। फेडरल बैंक लिमिटेड एक मिड साइज प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो अलुवा, केरला में बेस्ड है। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1931 एज ट्रैवनकोर फेडरल बैंक और 1949 में इसका नाम बदलकर फेडरल बैंक लिमिटेड रखा गया था। ये बैंक मेनली रिटेल बैंकिंग करता है और NRIs स्पेशली गल्फ रीजन के साथ इसका स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टेड रिलेशनशिप है। NRI कस्टमर्स बैंक के डिपॉजिट्स और रेमिटेंसेस का एक बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं।
फेडरल बैंक ने वेडनेसडे को अपने Q4 रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। नेट इंटरेस्ट इनकम या NII में 8% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला, विच वॉज सपोर्टेड बाय 12% ग्रोथ इन द लोन बुक। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 3.12% पर स्टेबल रहा। बैंक के एडवांसेस 2.34 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो 12% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जिसमें रिटेल एडवांसेस में 14% का ग्रोथ देखने को मिला, मेनली लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और कमर्शियल व्हीकल लोन्स की वजह से। कमर्शियल बैंकिंग बुक 27% से ग्रो हुआ और होलसेल कॉर्पोरेट लोन्स में 8% की ग्रोथ दिखाई दी। टोटल डिपॉजिट्स 2.83 लाख करोड़ तक पहुंच गए, 12.32% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। कासा डिपॉजिट्स में 16% का YOY ग्रोथ हुआ, जिसमें ईयर एंड करंट अकाउंट फ्लोज ने मेजर रोल प्ले किया। कासा रेशो अब 30.2% है, जो पिछले साल के 29.4% से बेटर है। टर्म डिपॉजिट्स भी 11% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुए हैं। एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। GNPA और NPA दोनों में गिरावट आई है, मेनली हायर रिकवरीज और कम स्लिपेजेस की वजह से। FY26 में लोन ग्रोथ 15 to 16% रहने की उम्मीद है। बैंक का गोल है कि पूरे बैंकिंग सिस्टम से 1.2 से लेकर 1.5 गुना ज़्यादा ग्रोथ अचीव करे। डिपॉजिट मिक्स बेटर हो गया है और बैंक कासा ग्रोथ को लॉन्ग टर्म में स्टडी रखने पर फोकस कर रहा है। NIMs पर रेट कट्स का थोड़ा प्रेशर रह सकता है, लेकिन एसेट लायबिलिटी मिक्स को बैलेंस करके बैंक इम्पैक्ट कम करेगा। फेडरल बैंक एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल फ्रेंचाइज बन रहा है। डाइवर्सिफाइड लोन मिक्स और लो अनसिक्योर्ड एक्सपोजर से कंसिस्टेंट ग्रोथ और ROE मेंटेन कर पाएगा। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड VBL पेप्सिको ड्रिंक्स का एक बड़ा बॉटलर है US के बाहर, जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे पेप्सी और मिरिंडा और नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस जैसे जूसेस और बॉटल वाटर बनाता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। Q1 CY25 तक VBL के पास इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और 11 अफ्रीकन कंट्रीज़ में पेप्सिको प्रोडक्ट्स बेचने का एक्सक्लूसिव राइट है। इंडिया फिलहाल वरुण बेवरेजेस का सबसे बड़ा मार्केट है, जहां से कंपनी को टोटल सेल्स का 70% से ज़्यादा मिलता है। Q1 CY25 के हिसाब से वरुण बेवरेजेस का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो 10 अलग अलग बेवरेज कैटेगरीज में अवेलेबल है। VBL ने अपने क्वार्टर के रिजल्ट्स वेडनेसडे को रिपोर्ट किए। रेवेन्यू का ग्रोथ मेनली ज़्यादा सेल्स वॉल्यूम की वजह से हुआ। लगभग 15% वॉल्यूम ग्रोथ इंडिया से आया है, जबकि बाकी ग्रोथ साउथ अफ्रीका और DRC से आई, जो एक्विजिशंस के थ्रू VBL के नेटवर्क में ऐड हुई थी। इस क्वार्टर में ग्रॉस मार्जिन्स गिरे क्योंकि इंडिया में सेल्स का बड़ा हिस्सा NCB या नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस से आया, जिनका मार्जिन्स जनरली कम होते हैं। साथ ही साउथ अफ्रीका में जो ओन ब्रांड प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, उनके भी मार्जिन्स लोअर नेचर के होते हैं। लेकिन EBITDA मार्जिन्स QOQ इम्प्रूव हुए बेटर कॉस्ट कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से, जिससे ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। डिप्रिसिएशन 45.3% ईयर ऑन ईयर बढ़ गया क्योंकि नए प्लांट्स पिछले साल स्टार्ट हुए थे और साउथ अफ्रीका और DRC की ऑपरेशंस भी इस क्वार्टर में इंक्लूड हुई है। QIP के थ्रू जो पैसे रेज किए गए थे, उनसे जो डेप्ट रीपे किया गया, तो इंडिया में इंटरेस्ट कॉस्ट लगभग ज़ीरो हो गया और कंपनी ने 10.8 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम अर्न किया। एज ए रिजल्ट नेट प्रॉफिट 34% ईयर ऑन ईयर जंप हुआ, स्ट्रॉन्ग सेल्स और लोअर फाइनेंस कॉस्ट की वजह से। कंपनी को लगता है कि लॉन्ग टर्म में डबल डिजिट ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। इंडिया के लिए मार्जिन टारगेट 21% है, लेकिन अभी एक्चुअल मार्जिन उससे ज़्यादा है। कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, जिससे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने की उम्मीद है। साउथ अफ्रीका का बिजनेस अच्छे से इंटीग्रेट हो रहा है, लेकिन इंडिया की कंपैरिजन में मार्जिन्स लो है क्योंकि वहाँ ज़्यादा ओन प्रोडक्ट्स है। आगे चल के इन ऑर्डर टू सपोर्ट मार्जिन्स, कंपनी कुछ नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हटा देगी और पेप्सिको के पोर्टफोलियो को बढ़ाएगी। डेयरी प्रोडक्ट्स और नींबूस 100% ग्रोथ दिखा रहे हैं। 2025 के लिए कंपनी 3,100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। अप्रैल के सेशन की तरह आज भी मार्केट्स फ्लैट ही ओपन हुए, बिना ज़्यादा मूवमेंट के। FIIs लगातार 11वें दिन तक इक्विटीज़ के नेट बायर्स रहे, जबकि DIIs ने 4th कंसेक्यूटिव डे तक बाइंग की। लेकिन अप्रैल 2025 में FIIs ने टोटल 1,618 करोड़ के इक्विटी बेचे हैं। चाइना के ट्रेड टॉक्स के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तैयार होने की न्यूज़ ने वीक सेंटिमेंट्स को रिवर्स कर दिया। कल US स्टॉक्स ऊपर गए क्योंकि इन्वेस्टर्स भी होपफुल थे। आज एशियन मार्केट्स भी ऊपर आए, US मार्केट को रिफ्लेक्ट करते हुए। रुपी भी वेडनेसडे को स्ट्रॉन्ग हुआ। इंडिया US ट्रेड डील की उम्मीद, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज और वीक डॉलर के चलते आज रुपीस 39 पैसे स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ है 84.09 पर डॉलर। US चाइना ट्रेड डील की उम्मीदों से मार्केट कॉन्फिडेंस बढ़ गया,
लेकिन स्ट्रॉन्ग डॉलर और ट्रेड ऑप्टिमिज्म के चलते गोल्ड की शाइन कम हो गई। ब्रेंट ऑयल के दाम गिरते जा रहे हैं क्योंकि सऊदी लेड ओपेक ग्रुप के ज़्यादा ऑयल आउटपुट देने के सिग्नल्स मिले हैं। इसी के साथ दिस इज अक्षय साइनिंग ऑफ। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.